फिल्म की शुरुआत में हम रे को उसकी मां गिनी के साथ कार में मेन कनाडा बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखते हैं। कार में चल रहे रेडियो से एक सरकारी अनाउंसमेंट सुनाई देती है। आज से देश की शान द लॉन्ग वॉक प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसे पूरा देश देखेगा और जीतने वाले को ढेर सारे पैसे और मेजर से एक इच्छा मांगने का मौका मिलेगा। रे भी इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा था। शुरुआती पॉइंट पर पहुंचकर उसकी मां ने उसे चॉकलेट और खाने की चीजें दी और फिर उसे गले लगाकर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये कोई आम प्रतियोगिता नहीं बल्कि मौत का खेल है। दरअसल ये देश एक तानाशाही मिलिट्री के हाथ में था, जिसने ये खौफनाक इवेंट शुरू किया था। मां के लाख रोकने पर भी रे का फैसला अटल था। रे आगे बढ़कर सुरक्षा अधिकारियों को अपनी आईडी देता है, जहां उसकी मुलाकात पीटर मैकव्रिस से होती है, एक और लड़का जो अपने परिवार की खातिर यहाँ आया था। वहां पर हैंक, आर्ट बेकर और गैरी बार्कोविच जैसे कई अन्य लड़के थे और एक सिर्फ 16 साल की उम्र का छोटा लड़का कर्ली भी था, जिसने प्रतियोगिता की योग्यता के लिए झूठ बोला था कि वो 18 का है। तभी मेजर आता है, जो तानाशाही सिस्टम का खौफनाक मुखिया है और इस प्रतियोगिता का हेड भी। मेजर की सूनी और खतरनाक आंखें ये साफ कर रही थी कि ये रेस कितनी क्रूर होने वाली है। मेजर ऐलान करता है कि इस प्रतियोगिता में 50 लोग भाग ले रहे हैं। उनकी पहचान के लिए सबको एक एक करके बारी बारी नंबर टैग दिया जाता है। जितने भी लड़के ये आए थे सभी अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं और इसमें हिस्सा लिया ये जानते हुए कि जो रुकेगा वो मरेगा। ये टैग बताता है कि अब ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चलते हुए नंबर है, जिनको लाइव पूरा देश देखेगा। मेजर अब नियम बताता है कि उन्हें तब तक चलना है जब तक उनमें से एक लास्ट में रह ना जाए। उनको कम से कम 3 मील प्रति घंटा की स्पीड बनाए रखनी होगी। अगर किसी ने इससे कम रफ्तार की या रुकने की कोशिश की तो उसे पहली चेतावनी दी जाएगी। अगर 10 सेकंड के अंदर रफ्तार तेज नहीं की तो दूसरी चेतावनी, और फिर भी नहीं की तो तीसरी, और आखिर में गोली मारकर मार दिया जाएगा। मेजर ये भी साफ करता है कि अगर किसी ने बीच में ही भागने की कोशिश की तो उसे बिना चेतावनी दिए ही मार दिया जाएगा। इसके बाद मेजर वॉक रेस शुरू करने का ऐलान कर देता है और सभी 50 के 50 प्रतिद्वंदी एक साथ चलने लगते हैं। उनके साथ सशस्त्र टैंक और सोल्जर भी चलते हैं, जिनके कैमरे हर वक्त उन पर नजर रखे हुए हैं और यह प्रसारण पूरे देश में हो रहा है। उन्हें ग्रामीण इलाकों से शहरों तक अनिश्चित समय के लिए चलते रहना था, जब तक कोई एक जिंदा ना बचे। कुछ दूर ही गैरी बार्कोविच अपने जूते का फीता टाइट करने में लग जाता है। इस दौरान उसे पहली, फिर दूसरी और फिर तीसरी चेतावनी मिल जाती है। सभी लोग घबराकर जल्दी से उसे चलने के लिए कहते हैं। इससे पहले सोल्जर उसे शूट करें, वो आराम से चलने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग बातें करते हैं कि तीसरी चेतावनी मिलने तक उसको 30 सेकंड का वक्त मिल गया आराम करने का। करीब 7 मील चलती थे। इस दौरान वे देश के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये डिक्टेटरशिप बन चुका है और कैसे इस लॉटरी के जरिए वे लोग पैसे के लिए चल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। फिर भी वे हंसी मजाक करते हुए अपना सफर तय करते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर भी दिखाई देता है, जिसमें एक महिला उन्हें देखती है। खैर, वे आगे चलते रहते हैं। तभी सबसे कम उम्र के लड़के कर्ली के पैर में मोच आ जाती है। इस दौरान रे उसकी मदद करता है और उसे मोटिवेट करता है आगे चलते रहने के लिए, लेकिन उसके पैर की हालत और खराब होती जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। 3 चेतावनी के बाद कर्ली को गोली से मार दी जाती है। ये सब देखकर सभी सन्न, हैरान और दुखी हो गए। कुछ मील दूरी के बाद मेजर उनसे मिलता है और वो प्रोत्साहित करता है कि उन्हें आगे चलते रहना होगा, उस बच्चे के लिए, अपने देश के लिए और अपने सपने के लिए। चलते चलते पीठ पेशाब करता है, जिससे दुखी का माहौल थोड़ा शांत और थोड़ा हंसी का हो जाता है। रास्ते में एक छोटी बच्ची उन लोगों को मोटिवेट करती है, जिससे वे सभी थोड़े खुश हो जाते हैं। रे और पीट काफी सारी बातें करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती होती जाती है। कुछ समय बाद शैंक्स नाम के एक लड़के को चेतावनी मिलती है। उसने बीमार होकर भी पार्टिसिपेट किया था। उसको देखकर बार्कोविच मजाक उड़ाता है और सैनिकों द्वारा तीसरी चेतावनी के साथ उसको भी मार दिया जाता है। खैर, ये लोग खूबसूरत डैम को पार करते हुए कुछ खूबसूरत बस्तियों को भी पार करके 25 मील की दूरी तय कर चुके हैं। रास्ते में सभी लोग कुछ न कुछ खाना खाते हैं। इस दौरान हैंक का सामान नीचे गिर गया, इसलिए रे उसकी मदद के लिए अपनी चॉकलेट देता है, जबकि यहाँ गैरी बार्कोविच अपनी चिढ़ाने की आदत के चलते इस लड़के की बेइज्जती करता है और गाली देता है। इसके चलते गुस्से में वो उस पर हमला करने के चक्कर में नीचे गिर गया और चोटिल होने के कारण चल नहीं पाया। सभी उसको चलने के लिए बुलाते हैं, पर तीसरी और आखिरी चेतावनी के साथ उसको भी मार दिया गया। ये देखकर सब बार्कोविच को इस हत्या का जिम्मेदार मानते हैं और उससे सबसे अलग चलने को कहते हैं।
बारकोविच उनकी बातों को पलटकर जवाब देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने किए पर काफी दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद एक लड़के को शौच का दबाव आता है, लेकिन वो ज्यादा देर बैठ नहीं सका क्योंकि उसे 2 चेतावनी मिल चुकी थी। दबाव इतना ज्यादा था कि उसने फिर तीसरी बार करने की कोशिश की, लेकिन तीसरी चेतावनी के बाद उसे तुरंत मार दिया गया। इन सभी भयानक हालातों को देखकर बाकी लोगों को समझ आ गया कि यह प्रतियोगिता कितनी मुश्किल रहने वाली है। ऊपर से मेजर बेकार मोटिवेशन देने आ जाता है। शाम हो चुकी थी और रे को चलते हुए ही अपनी मां का सपना दिखता है। तभी पीट उसे जगाता है। अब रात हो चुकी थी और पूरा दिन चलकर सभी लोग काफी थका हुआ महसूस करते हैं, इसलिए सबको किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 चेतावनी लगातार मिल रही थी। ऊपर से खड़ी चढ़ाई आ गई। जो लोग थक कर गिर गए उन्हें मार दिया गया। रे भी गोलियों की आवाज और थकान के कारण फंसा हुआ महसूस करता है। पीट उसको हौसला देकर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन रे को उसकी बात चुभी क्योंकि उसे लगा जैसे कर्ली को प्रोत्साहित करते हुए वो मर गया तो कहीं उसे साथ भी ये ना हो जाए। फिलहाल खड़ी चढ़ाई पर वो बिल्कुल थक जाता है। इस वक्त पीट उसको सहारा देता है। जैसे तैसे उन लोगों की रात कट गई और अगली सुबह हो जाती है। इस मदर के कारण उसकी दोस्ती गहरी हो गई। सभी तकरीबन 59 मील की दूरी तय कर चुके थे। रे पीट से पूछता है कि क्या वो जीत पाएगा, जिस पर पीट कहता है कि उसे नहीं पता, वो बस मौत से बचने के लिए चल रहा है और अगर वो थक जाएगा तो वो हार मानकर एक जगह शांत बैठ जाएगा। रास्ते में छोटे बच्चे भी उनका कंपटीशन देख रहे होते हैं, लेकिन तभी हार्नेस नाम के एक लड़के का पैर मुड़ गया और वो और नहीं चल पाया, जिसके बाद उसे आखिरी चेतावनी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखकर बाकी लोग काफी दुखी होते हैं, जबकि हैंक थोड़ा सहमा हुआ सा चला जा रहा है। अब उन्होंने तकरीबन 100 मील की दूरी तय कर ली थी और शहर में पहुंचते ही सभी ऑफिसर्स उन्हें इसके लिए सैल्यूट करते हैं। तभी एक लड़का अपना आपा खोकर कहीं छुपने के लिए भागता है और उसे तुरंत शूट कर दिया जाता है, क्योंकि नियम साफ था कि जो भागेगा उसे बिना चेतावनी ही मार दिया जाएगा। खैर, अब वे खुले रास्ते पर एक दूसरे से अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई जीत गया तो वो क्या मांगेगा। इस दौरान हैंक ने बताया कि वो तो इनाम में मेजर से ढेर सारी लड़कियां मांगेगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। बाकी उसे सलाह देते हैं कि उसे एक्स्ट्रा पैसे मांगने चाहिए, जिससे वो लड़कियों समेत सब कुछ अफोर्ड कर सके। वे सभी मेजर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे उसके खिलाफ गालियां देते हुए और तानाशाही के विरोध में नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। रात को भारी बारिश की मुश्किलों को पार करते हुए तीसरे दिन की सुबह तक उन्होंने 144 मील की दूरी पार कर ली थी। रास्ते में आर्ट बेकर शौच के लिए रुकता है तो उसे तुरंत 2 चेतावनी दे दी जाती है। जैसे ही सोल्जर तीसरी चेतावनी के बाद उसे शूट करने वाले थे, वो वक्त रहते फुर्ती से उठकर आगे आ गया और अपनी जान बचा ली। रे और पीट साथ साथ चलते हुए एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। रे अपने पिता के बारे में बताता है कि वे इस तानाशाही सिस्टम के सख्त खिलाफ थे और आवाज उठाने के कारण मेजर ने उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया था। रे यहाँ अपने हिस्सा लेने का असली और खौफनाक कारण बताता है। वो मेजर से बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि अगर वो जीत गया तो वो अपनी विश में एक राइफल मांगेगा और उसी वक्त मेजर को शूट कर देगा। ये सुनकर पीट उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे रे का पूरा करियर और जीत के बाद मिलने वाली अच्छी जिंदगी का मौका हमेशा के लिए छिन जाएगा। लेकिन रे अपना फैसला कर चुका है। 170 मील की दूरी तय करने के बाद एक लड़के के पैर में मोच आ जाती है। वो जमीन पर गिरकर सोल्जर से जिंदा रहने की भीख मांगता है, पर बेदर्द सैनिकों ने उसे वहीं मार दिया। एक दूसरे लड़के ने थकान और पागलपन में आकर अपने कपड़े निकाल फेंके और सड़क की दूसरी तरफ भागने लगा, जिसे देखते ही सोल्जर्स ने उसे भी ढेर कर दिया। ये नजारा वहां मौजूद सभी लड़कों के लिए रूह कपा देने वाला था। रात होते होते हैंक अपना होश पूरी तरह खो चुका था। वो इतना सहम गया था कि उसने पागलों की तरह एक सोल्जर की बंदूक छीनने की कोशिश की और मारा गया। एक दूसरा लड़का उसे बचाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में उसकी भी जान जा सकती थी। इसलिए रे ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर वापस खींच लिया। और अब 209 मील का सफर पूरा होने के साथ चौथे दिन की खौफनाक शुरुआत हुई। अब रेस में सिर्फ 6 लोग बचे थे और उन सब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि हैंक शादीशुदा था। वह उन सब में अकेला लड़का था जिसकी पत्नी थी। ये जानकर उन सब ने मिलकर फैसला किया कि जो भी जीतेगा वो हैंक की पत्नी की पैसों से मदद जरूर करेगा। इस दौरान बारकोविच रे के पास आता है।
वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और बेहद उलझा हुआ लग रहा था। अपनी वजह से एक साथी की मौत हो जाने और पिछले 2 दिनों से किसी के बात न करने की वजह से वो बहुत अकेला पड़ गया था। वो रे को सफाई देता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था। रे उसे शांत करते हुए कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन बार्कोविच का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उसने आगे जाकर चम्मच से अपना ही गला काट लिया और जब 3 चेतावनी पूरी हो गई तो सोल्जर्स ने उसे गोली मार दी। अब बचे हुए 5 लोगों ने जैसे तैसे एक और खौफनाक रात गुजारी। कॉली पार्कर नाम का लड़का रे से कहता है कि वो बहुत थक चुका है और उसे अब मौत से डर लग रहा है, लेकिन रे उसे समझाता है कि सबका हाल एक जैसा ही है और इस खेल में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। चलते चलते वे लोग शहर में पहुंच जाते हैं। रे का एक जूता भी टूट गया था, जिसकी वजह से उसे नंगे पांव ही जलती सड़क पर चलना पड़ रहा था। तभी अचानक उसे सड़क किनारे अपनी माँ खड़ी दिखाई देती है, जो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर तड़प रही थी। इमोशनल होकर रे अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ता है। चेतावनियों के बीच उसकी माँ डरते हुए उसे वापस चलने को कहती है, लेकिन रे अपनी माँ से माफी मांगता है कि उसने इस मौत के खेल में हिस्सा लिया। हालांकि वक्त रहते पीट ने रे को संभाला और समझा बुझाकर अपने साथ ले लिया। पीट उसे अपने बारे में बताता है कि उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। वो उसे कहता है कि वो उसे अपना भाई मानने लगा है और वो चाहता है कि वो जीते, और अगर वो जीता तो उसे बंदूक की जगह पैसे लेने चाहिए और अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। इधर कॉली सोल्जर्स पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका सब्र टूट रहा था। दिन रात का सफर, अपने दोस्तों को मरते देखना और लगातार मौत के साए में जीने की वजह से उसका सिस्टम के प्रति गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक सोल्जर पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। हालांकि दूसरे सोल्जर्स ने तुरंत उस पर जवाबी हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अंत में तड़पने के बजाय कॉली ने खुद को ही गोली मारकर अपना अंत कर लिया। शाम होते होते 324 मील का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन अब आर्ट बेकर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। वो अपनी दादी का जिक्र करता है और अपना लॉकेट रे को सौंप देता है ताकि वो उसकी दादी को दे सके। बेकर कहता है कि वो अब और चलते हुए मौत का इंतजार नहीं कर सकता। वो शांति से मरना चाहता है। वो बस रे और पीट से एक वादा लेता है कि जब वो रुके तो कोई भी पीछे मुड़कर उसे मरते हुए नहीं देखेगा। इसके बाद वो पीछे छूट गया और 3 चेतावनियों के बाद सोल्जर्स ने उसे भी मार दिया। रात को 326 मील होने के बाद मेजर फिर से आता है और उन्हें इनाम का लालच देकर और चलने के लिए मोटिवेट करता है। उसकी ये बातें उन तीनों लड़कों को कांटे की तरह चुभ रही थी, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी कि धीरे चलने के कारण तीनों को एक एक चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। यहाँ बिली स्टीवेंस कहता है कि उसे खुशी है कि उसे पीट और रे जैसे दोस्तों के साथ इतना चलने का मौका मिला। वो एक कड़वा सच बताता है कि वो उस दरिंदे और अय्याश मेजर की कई नाजायज औलादों में से एक है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जीत कर ये विश मांगेगा कि वो अपने पिता के साथ उसके घर में रह सके, पर अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंगों में पानी भर गया है और वो मौत के करीब है। वो वहीं रुक गया और सोल्जर्स को उसे मारने को कहा और 3 चेतावनियों के बाद बिली भी खत्म हो गया। अब रे और पीट के जीतने के चांस 50% हो गए थे। आसमान से खौफनाक बारिश शुरू हो गई, मानो कुदरत भी इस खेल पर रो रही हो। लगभग 350 मील पूरे होने के बाद वे एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां सैकड़ों लोग उन दोनों को देखने आए थे। इंसानी इतिहास में इतनी लंबी दूरी पैदल तय करने वाले वे पहले इंसान बन चुके थे और भीड़ उनके जज्बे की तारीफ में पागल हो रही थी। इस दौरान पीट रे की तरफ देखता है और उसे जिताने के लिए खुद रुक जाता है। जब दूसरी चेतावनी गूंजी तो रे ने उसे देखा और किसी तरह समझा बुझाकर उसे थोड़ा और साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद रे खुद रुक जाता है ताकि उसका दोस्त पीट जीत सके। सोल्जर्स ने रे को गोली मार दी क्योंकि उसकी 3 चेतावनियां पूरी हो चुकी थी। रे ने पीट को विजेता बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पब्लिक अपने विनर के लिए चिल्ला रही थी, खुश थी, लेकिन पीट फूट फूट कर रोने लग रहा था। पीट ही जीत का असली हकदार था, जिसने निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की थी। तभी मेजर आता है और उसे भारी इनाम की राशि बताते हुए अपनी इच्छा मांगने को कहता है। पीट ने वही राइफल मांगी जिससे उसके दोस्त रे को मारा गया था। राइफल हाथ में आते ही उसने मेजर पर तान दी। मेजर उसे समझाता है कि बंदूक नीचे कर ले, अब उसके सामने पैसों वाली खुशहाल जिंदगी है। पर जिस पीट ने रे को ऐसा करने से रोका था, आज वही पीट सब कुछ याद कर रहा था और अगले ही पल उसने मेजर को गोली मार दी। मेजर मारा गया। इसके बाद पीट बिना पीछे मुड़े गहरे गम के साथ बस आगे चलने लगा।
उसने गोली चलाई क्योंकि किसी अपने को खोने के गम के आगे दुनिया की सभी खुशियां छोटी पड़ जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख अपने किसी अजीज को अपनी आंखों के सामने मरते देखना होता है, और उस दुख के आगे करोड़ों की दौलत भी मिट्टी के समान है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। दोस्तों, मूवी से आई को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई कहानी आप तक जल्दी और पहले पहुंचे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें और खुश रहें। धन्यवाद।